तो अगेन दोस्तों ये कहना चाह रहा हूं कि ये 15 क्वेश्चंस जो है 5 करके 15 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके थे। अब अगला 5 क्वेश्चंस मैं और डिस्कस कर रहा हूं। लेट्स सी दैट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? इफ यू सी द क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। जस्सी दिस क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका मॉडल पेपर क्लास 10 का है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा कि ये सवाल जो है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, टू डाइस आर रोल्ड। ओके, यानी कि दो डाइस को, डाइस पे आप देखते हैं क्या लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। इफ यू सी 1 2 3 4 5 और 6, लूडो का गोटी पे 1 से लेके 6 तक नंबर्स पड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब वैसा वैसा दो लूडो का गोटी को जो है फेंका गया है, दो डाइस को जो है थ्रो किया गया है। जब दो डाइस को आप थ्रो करेंगे तो आपके पास क्या क्या आउटकम हो सकता है, जरा सोचिए कि हमारा आउटकम क्या आ सकता है। इफ यू सी हियर, योर आउटकम विल बी समथिंग लाइक दिस। अब आपको बताता हूं। देखिए कि हमारे सैंपल स्पेस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जरा सोचने की बात है कि जब आप डाइस को थ्रो करेंगे तो एक डाइस पे तो आपका 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। दूसरे डाइस पर भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो अब आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि टोटल कितने तरह के आउटकम आ सकते हैं। पहले पे 1 आया, ठीक है, और दूसरे पे भी 1 आ गया तो 1,1 हो जाएगा। उसी तरह पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आ गया तो 1,2 हो जाएगा। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आ गया तो 1,3 हो जाएगा। पहले पे 1, इस पे 4 आ गया तो 1,4 हो जाएगा। उसी तरह 1,5 हो जाएगा और उसी तरह 1,6 हो जाएगा। और ऐसे आप करते 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 आप देखेंगे कि अगर 1 को यहाँ पे फिक्स करके तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 मेंबर्स यहाँ है। अगर 2 होता है इस पे 1 2 3 फिक्स करते तो 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे करते करते अगर 6 से आते तो 6,6, यानी कि टोटल यहाँ पे 36 हमारे पास एलिमेंट्स आते। कितने आते? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36। 36 हमारे पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आए हैं। हमसे क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस एज 2 3 और 5। कहा जाता है कि एक ऐसे इवेंट के बारे में सोचिए, एक ऐसे इवेंट के बारे में सोचिए जहां पे जो दोनों डाइस है उन पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका जोड़ या तो 2 हो जाए या 3 हो जाए या 5 हो जाए। तो भाई 2 होगा तो इसका मतलब कि हमारा फेवरेबल इवेंट 1 1 होगा। अगर कहता है कि 3 हो सकता है तो 1 2 हो सकता है या 2 1 हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि 5 5 हो जाए तो 5 के लिए क्या संभावना है? 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है और 3 2 हो सकता है। अब तो 5 के लिए और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अगर 2 आना है तो 1 1, अगर 3 होगा तो 1 2 2 1, अगर 5 है तो 1 4 या 4 1 2 3 या 3 2। इसके अलावा और कोई चांसेस तो नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट कितना है? ई में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आए हैं यहां पे। सो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो अगर इस डिफिनीशन को अगर आप यूज करते हैं तो यहां पे आंसर हमारा होना चाहिए था 7/36, यानी कि पहला आंसर सही है, 7/36। ओके, तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी के लिए क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस दिस वे यू कैन थिंक अबाउट। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा। अब आइए,
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के पास आइए। प्रोबेबिलिटी के बाद ये अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 17। जाओ भाई मिट जाओ। ओके, नाउ सी कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ये देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आपके पास द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2,0, यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर के बारे में कहा जाता है ये है मेरा सर्कल। ओके, और सर्कल का ये सेंटर है दैट इज 2,0। ओके, एंड इट्स वन एंड ऑफ द डायमीटर इज, डायमीटर के बारे में क्या कहा जाता है, डायमीटर इज एट 6,0। तो एक जो डायमीटर है, डायमीटर सर्कल का, अब आप आइए डायमीटर पे। ओके, तो डायमीटर की तरफ आ जाइए। ओके, लेट्स सी दिस डायमीटर। ये है मेरा डायमीटर और एक एंड उसका जो है 6,0। ओके, डायमीटर मान लीजिए ये वाला डायमीटर ले लीजिए। ओके, तो दिस एंड इज योर 6,0। ओके, हम लोगों ने ये वाला डायमीटर लिया, दिस वन, राइट। सो दिस इज सेंटर, दिस इज डायमीटर का एक एंड है, दूसरा एंड यहां पर है। पूछा जाता है कि बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि बी का कोऑर्डिनेट आप कुछ भी मान लीजिए। बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x, y है। सी क्या है, सी इज योर सेंटर। तो सेंटर है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर इज मिडिल पॉइंट, यानी कि दिस 2 इज नथिंग बट दिस 2 सेंटर का कोऑर्डिनेट, दिस 6 और यहां पे x, तो 6 प्लस x बाई 2, 6 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू दिस 2। तो यहां से निकाल लीजिए, योर x विल बी इक्वल टू हाउ मच, -2। और उसी तरह जब y का निकालेंगे तो 0 इज इक्वल टू दिस 0 प्लस वाई बाई 2, तो y इज इक्वल टू 0। ओके, सो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा -2,0, -2,0 हमारा एक ये एंड होगा डायमीटर। ओके, वेरी सिंपल, मिडिल पॉइंट कंसेप्ट पे है। कंसेप्ट क्या है, सिंपली डायमीटर। ऐसा सवाल आपको जो है कहां पे मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेगा। वो भी क्या है कि यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट निकालना है। तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट दिस प्लस दिस बाई 2 करके निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा रेडियस तो बराबर होता है, दिस इज रेडियस बराबर होता है, इसलिए ये मिडिल पॉइंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 एक ग्राफिकल क्वेश्चन है। इस ग्राफिकल क्वेश्चंस को समझा जाए जो है। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन इन द ग्राफ। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब कि दो लाइन को की तरफ से जो है दिखाया हुआ है, दिस इज वन लाइन, दिस इज अनदर लाइन। ओके, लीनियर इक्वेशंस। नाउ these pair of linear equations is consistent, inconsistent क्या है ये बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं। ठीक है, जब ये सिचुएशन होता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, तो इसको कहा जाता है कंसिस्टेंट। क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट। ओके, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाता है, उसको भी कहा जाता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। नॉट कंसिस्टेंट
या इनकंसिस्टेंट, या इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ओके, राइट। जब ये यहां पे इंटरसेक्टिंग होता है तो इसको कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। जब पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन, और जब यहां पे एक दूसरे को ओवरलैप होता है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब आप जरा सोचिए कि इन दोनों लाइन को देखिए कि क्या है। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? पैरेलल तो नहीं दिख रहा है जी। पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब कि इनकंसिस्टेंट वाला वर्ड जो है यहां पे खत्म हो गया। ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी नहीं होगा। हाँ, बशर्ते हम लोग ये देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आगे क्या बढ़ेंगे ये तो हमें जस्ट दिखाया हुआ है। अगर ये लाइन को अगर आप देखेंगे ऐसे जाएगा, ये लाइन ऐसे जाएगा, देखिए कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या है, आपस में कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चौथा ऑप्शन भी डाला हुआ है। क्या लिखा है? इनकंसिस्टेंट, कि ये दोनों इनकंसिस्टेंट है बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। ओके, इन लाइन को एक्सटेंड करके कह रहा है कि कंसिस्टेंट बन जाएगा। नो, लाइन पैरेलल होगा तो ही इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, जब दो लाइन पैरेलल होगा तो ही इनकंसिस्टेंट होगा। अगर लाइन आपको इंटरसेक्ट करता हुआ एकदम दिख जाए, या ऐसा भी है कि ऐसे लाइन दिखाया हुआ है, यहां तो इंफिनिटी तक है, ये रेस को देख सकते हैं, दोनों साइड में तीर लगा हुआ है, ये लाइन कहीं पर भी इंफिनिटी तक जो है ना जा सकता है, ये जाना ही है इसको। ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो नहीं है, तो ये केस नहीं है, ये केस नहीं है, तो बीच वाला केस है, यानी कि कंसिस्टेंट का केस है, और ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो दिस इज द योर राइट आंसर। ओके, सो अब इसके बाद अब आपके पास कुछ दो सवाल और आते हैं। आइए, ये है एजर्शंस रीजनिंग के सवाल है, और स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट देने के बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए कि इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 पे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कहा यह जा रहा है, यहां पे आइए, द tangents drawn at the end of the diameters of the circle are parallel. Yes, ये जो सर्कल है, सर्कल पे अगर यहां पे अगर कोई ये डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड पे जो टैंजेंट्स ड्रॉ होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्यों पैरेलल होते भाई? क्योंकि ये डायमीटर यहाँ पे, ये जो रेडियस है यहाँ पे टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है, ये रेडियस यहाँ पे टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। सो ये दिस कोन्स जोड़ 180 डिग्री है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो फाइन, इसका मतलब कि असर्शन इज करेक्ट। रीजन आर, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यस, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखिए ये हमारा सर्कल है, सर्कल पे अगर हम लोग देखें तो ये मेरा एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन जो सेंटर से जाएगा कॉर्ड वो बहुत ही बड़ा होता है। तो डायमीटर जो है सबसे बड़ा कॉर्ड तो है, ये स्टेटमेंट आर भी करेक्ट है। बट क्या स्टेटमेंट आर ए का एक्सप्लेनेशन है? नो, स्टेटमेंट आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ए का एक्सप्लेनेशन ये होता कि रेडियस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, दैट्स व्हाई दीज टू एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होगा, दोनों लाइन पैरेलल होंगे, ये एक्सप्लेनेशन होता। तो इस जगह पे हम क्या कहेंगे कि हमारा असर्शंस भी सही है, रीजनिंग भी, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी कि यहां पे देखिए क्या है, A में both assertion and regions are correct, and regions is the correct explanation. Both assertion and regions are correct, but region R is not correct explanation of this. यानी कि हम B पर अपना ऑप्शंस लगाएंगे कि यानी कि हमारा assertions और region दोनों करेक्ट है, लेकिन assertion is not correct explanation of the assertion. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिख रहा है। 20 नंबर सवाल पर आइए। सवाल क्या कह रहा है कि इफ
if a graph of polynomial touch x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial. Okay, कहा ये जा रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां जहां टच करे या कट करे वो उसका जो है सॉल्यूशन होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन जो है क्या होता है, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे एक्स एक्सिस पे एक जगह कट करेगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले ग्राफ होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं, एक्स एक्सिस को कट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो पैराबोलिक ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करते हुए चला जाता है। ओके, ये ऐसे टच करते हुए चला जाता है। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ले लीजिए, यहाँ पे x प्लॉट कीजिए और इधर में y प्लॉट कीजिए, तो आपका ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो this is y is equal to x square. It is a quadratic equations. Px is equal to your polynomial px is equal to x square. px मतलब इसी को y हम लोग लिख रहे थे, तो ये y is equal to x square, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये x एक्सिस को एक ही बिंदु पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे दोनों रूट्स बराबर है। तो क्या हुआ कि इफ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल टचेस द x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, देन पोलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये तो गलत हो गया। पोलिनोमियल हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है, दोनों रूट्स बराबर हो सकते हैं, दोनों जीरोस बराबर हो सकते हैं। दिस इज द केस जब आपका दोनों जीरोस बराबर हो जाएगा। समथिंग लाइक आप मान लीजिए y इज इक्वल टू, ये ले लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ले लीजिए। दिस इज व्हाट, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अगर इसका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, दिस इज x इज इक्वल टू, जैसे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, दिस इज समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का ग्राफ आने वाला है। ये ग्राफ आने वाला है, यानी ये ग्राफ देखिए, ये x एक्सिस को ये टच करते हुए जो है, टच कर रहा है, कट तो नहीं कर रहा है। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। इस केस में सिंपली एक ही केस है कि जहां पे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दोनों रूट्स बराबर होगा, वैसे केस में वो एक्स एक्सिस को सिंपली एक ही जगह पे क्या करेगा, टच करेगा। ओके, सो योर असर्शन इज रॉन्ग। दूसरी बात ये कहा गया कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर ax प्लस 2x प्लस 3 है तो वहां पे डिग्री 1 है। मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, वहां पे डिग्री 2 है। तो कहा जाता है कि अगर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, यस, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है n जीरोस, उससे ज्यादा नहीं होगा, यानी जितनी डिग्री होगी उतना जीरोस होगा, उससे ज्यादा जीरोस तो हो ही नहीं सकता है। या अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो दो ही हमारे रूट्स होंगे। हाँ, दोनों रूट्स बराबर हो सकते हैं, दोनों रूट्स बराबर नहीं भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका जीरोस ना भी निकले। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समथिंग लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ग्राफ क्या होता है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या तो ग्राफ आपको ऐसे हो जाएगा, या ये एक्स एक्सिस है तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, या ये अगर एक्स एक्सिस है तो ग्राफ आपको यहाँ पे टच करते हुए चला जाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो दो दो रूट्स हो गए। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है लेकिन एक्स एक्सिस से ठीक ऊपर है, इसका कोई रूट्स नहीं है। यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है तो उसके दोनों रूट्स बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके रूट्स जीरोस दो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, या नहीं भी हो सकते, लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकते। यही चीज यहां पे कहा जा रहा है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। ओके, सो एजर्शंस हमारा करेक्ट है और रीजन हमारा करेक्ट है, लेकिन एजर्शंस ए हमारा गलत है। तो ऐसे में हमारे पास जो ऑप्शंस है चूज करने के लिए, वो ऑप्शंस क्या है, वो ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर एजर्शन फॉल्स है और रीजन अगर ट्रू है तो आप आंसर डी लगाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है 20 के लिए हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डी लिखेंगे, इसके लिए डी लिखेंगे। ओके, इसके लिए हम लोग डी, राइट। और वहां पे आपको टैंजेंट वाले केस में हम लोगों ने लिखा था, तो इसके लिए आंसर हम लोगों ने बी लिखा था। तो अब आज जो है हमारा जो है ऑब्जेक्टिव सवाल जो है, जो हमने मॉडल पेपर सेलेक्ट किया था 2025 के लिए,
एक मॉडल पेपर, ऐसे हमारे पास 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर है। सभी पेपर्स को एक-एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगले क्लास में हम आपको डायरेक्टली जो है अब आएँगे सेक्शंस बी पर। अब तक हमने आपको मॉडल पेपर के सेक्शंस ए को सॉल्व किया था। मॉडल पेपर के सेक्शन ए को सॉल्व किया था, जहां पे हमारे पास 1 से लेके 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब हम सेक्शन बी की तरफ जाएंगे, जहां पे 2 मार्कर्स क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक जो कुछ भी हमने पढ़ाया है आप उसको रिवाइज कर लीजिए। वीडियोस के अंत में हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के आखिर में है हमने जो ना पूरे चैप्टर्स के जो भी थ्योरीज हो सकते हैं सारे के वेल एक्सप्लेन्ड वीडियोस का जो है लिंक दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी दिक्कत है तो उस लिंक को क्लिक करके आप अपना कंसेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।